आज के दिन म्यूचुअल फंड बाजार में 9 एनएफओ मीन्स न्यू फंड ऑफर सब्सक्रिप्शन के लिए खुले हुए हैं और उन 9 में से 3 स्कीम थीमेटिक सेगमेंट्स के हैं और उन 3 सेगमेंट में से एक फंड है जिसका नाम है एसबीआई ऑटोमेटिव अपॉर्चुनिटी फंड। और आज हम चर्चा करेंगे इसी एसबीआई ऑटोमेटिव अपॉर्चुनिटी फंड की और देखेंगे क्या इस एनएफओ में कोई स्कोप्स है और इसमें क्या हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या इसको यूं ही छोड़ दें। ये एनएफओ एक ओपन एंडेड थीमेटिक फंड है जो 17 मई 2024 को ओपन हो चुका है और 31 मई 2024 को ये एनएफओ क्लोज हो जाएगा। इनका मिनिमम टारगेट बाजार से फंड मोबिलाइज करने का 10 करोड़ है और यदि वो 10 करोड़ रुपए कम से कम फंड मोबिलाइज करने में कामयाब हो जाते हैं तो जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है उनको विद इन 5 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर उनको यूनिट्स अलॉट हो जाएंगे। इसका मतलब यदि 10 करोड़ रुपए उनका मोबिलाइज हो जाता है फंड विद इन द एनएफओ पीरियड तो 31/5/2024 जो एनएफओ क्लोजर डेट है इसके 5 दिनों के अंदर उनको यूनिट्स अलॉट हो जाएंगी और यूनिट्स अलॉट होने के बाद जिस दिन यूनिट्स अलॉट होंगी उसके 5 दिनों के बाद ये फॉर परचेज और रिपरचेज ये ओपन हो जाएंगे फिर सबों के लिए। इसमें एंट्री लोड की बातें करें तो नील है और यदि 1 साल के अंदर आप आइदर स्विच करते हैं या रिडीम करते हैं तो 1% आपको एग्जिट लोड लगेंगे। आपको जब इस एनएफओ में अप्लाई करते हैं तो एक मैंडेट देना पड़ेगा, या तो आपको नॉमिनी किसी को बनाना पड़ेगा और यदि चाहते हैं कि नॉमिनी ना बनाएं तो इसके लिए भी आपको नॉमिनी ऑप्ट आउट का फॉर्म भरना पड़ेगा। और यदि आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 5,000 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और उसके ऊपर 1 रुपये के मल्टीपल में कोई भी अमाउंट आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि एडिशनल परचेस करेंगे तो आपको कम से कम 1,000 रुपये एडिशनल परचेस के लिए है और उसके ऊपर 1 रुपये के मल्टीपल में कोई भी अमाउंट आप एडिशनल परचेस के रूप में कर सकते हैं। और नॉर्मल कोर्स में हर एनएफओ में होता है 2 प्लान 2 ऑप्शन। प्लान में डायरेक्ट और रेगुलर प्लान और ऑप्शन में ग्रोथ एंड आईडीसीडब्ल्यू। यदि इन दोनों प्लान और ऑप्शंस के बारे में यदि आपको पता है तो अच्छी बात है और यदि आप चाहते हैं इसके बारे में विशेष जानकारी लेना आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और ऑप्शन की बातें करें तो यदि आपने कोई ऑप्शन नहीं दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ग्रोथ ऑप्शन मान लिया जाएगा। और इनका बेंचमार्क है निफ्टी ऑटो टीआरआई। निफ्टी ऑटो टीआरआई मीन्स टोटल रिटर्न इंडेक्स। और इनमें मिनिमम रिडम्पशन यदि आप करना होगा तो कम से कम 500 रुपये का होगा और यदि 500 रुपये से कम है तो 1 यूनिट कम से कम उनको करनी पड़ेगी रिडीम। इससे कम रिडम्पशन नहीं हो सकता है। यहां हमने लमसम इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहे हैं लेकिन हमने एसआईपी की बातें नहीं करी। आगे हम बात करते हैं एसआईपी इन्वेस्टमेंट के बारे में। यदि आपको एसआईपी इन्वेस्टमेंट करना है आपको ये 5 फ्रीक्वेंसी मिलेंगी: डेली, मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअल और एनुअल। इन 5 फ्रीक्वेंसीज के लिए अलग अलग अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स हैं और अलग अलग नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स हैं। और यदि ये देखना चाहें तो हम देखते हैं यदि आप डेली करते हैं तो कम से कम आपको 500 रुपये का इंस्टॉलमेंट बनाना पड़ेगा और 12 नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कम से कम 12 होंगे। यदि मंथली है तो इसमें 2 ऑप्शंस हैं। यदि 500 ही आप मंथली अमाउंट इंस्टॉलमेंट रखना चाहते हैं तो आपको 12 इंस्टॉलमेंट लेने पड़ेंगे, कमिटमेंट करने पड़ेंगे। और यदि 1,000 रुपये का इंस्टॉलमेंट करते हैं तो मिनिमम कमिटमेंट जो है इंस्टॉलमेंट का वो 6 होंगे। क्वार्टरली के केस में मिनिमम अमाउंट 1,500 रुपये और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 4 होंगे। और सेमी एनुअल और एनुअल 2 और तरह के। सेमी एनुअल में 3,000 रुपये पर इंस्टॉलमेंट और एनुअल में 5,000 रुपये पर इंस्टॉलमेंट होंगे। और इन दोनों ही केस में मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स इट वुड बी 4। सो हम यहाँ देखते हैं कि क्वार्टरली, सेमी एनुअल और एनुअल में नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 4 हैं और अमाउंट वाइज देखते हैं कि डेली में भी 500 रुपये हैं और मंथली में भी 500 है। और इन दोनों ही केस में नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो 12 होंगे। अब हम देखते हैं, बात करते हैं कि यदि आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपको ट्रांजैक्शन चार्ज क्या लगेंगे। ध्यान दें, यदि आप इन्वेस्टमेंट थ्रू वैलिड एआरएन होल्डर करते हैं तो उस केस में यदि आपका लमसम का इन्वेस्टमेंट या एसआईपी का कमिटमेंट 10,000 रुपये से यदि कम है आपको कोई चार्ज नहीं लगेंगे। चाहे आप वैलिड एआरएन होल्डर को यूज करें, उसकी सहायता लें या सहायता न लें, दोनों ही केस में कोई चार्ज अप टू 10,000 नहीं लगेंगे। लेकिन
यदि 10,000 रुपये या उससे अधिक का आपका लमसम या कमिटमेंट या एसआईपी कमिटमेंट है और आप एआरएन होल्डर का उपयोग कर रहे हैं, उसकी हेल्प ले रहे हैं, तो आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। और यदि आप म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस केस में 150 रुपये, और यदि अब आपका इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में पहले से है तो आपको 100 रुपये चार्ज लगेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यदि आप वैलिड एआरएन होल्डर की मदद ले रहे हैं और आपका लमसम इन्वेस्टमेंट या एसआईपी का कमिटमेंट इन्वेस्टमेंट 10,000 या उससे अधिक है, तभी आपको चार्ज लगेंगे। और उस केस में और चार्ज जो लगेंगे, यदि आप म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्टर हैं, ये चार्ज 150 रुपये होंगे। और लेकिन यदि आपका किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट पहले से है तो आपको 100 रुपये ही चार्ज देने पड़ेंगे। इसका मतलब यदि आप वैलिड एआरएन होल्डर का असिस्टेंस नहीं रहते हैं तो ये कोई चार्जेज नहीं लेंगे, चाहे 10,000 या उससे अधिक का आपका इन्वेस्टमेंट हो। अब हम देखते हैं कि इनके ऐसे तो लोग हैं जो फंड मोबिलाइज करेंगे, ये उस फंड को उसको कहाँ एलोकेट करें, किस एसेट्स में एलोकेट करेंगे। तो हम देखते हैं कि 80 to 100% जो एसेट एलोकेशन होगा वो होगा इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स इन ऑटोमेटिव एंड एलाइड बिजनेस एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इक्विटी डेरिवेटिव्स। इसका मतलब ऑटोमेटिव और एलाइड बिजनेस एक्टिविटीज में 80 से 100% तक आप जो पैसे इसमें इन्वेस्ट करेंगे वो एलोकेट होंगे, और 0 से 20% अदर में। और अदर मीन्स it may be other equity, it may be debt, it may be money market instruments। लेकिन इन दोनों ही केस में अधिक से अधिक 20% ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 80 से 100% मीन्स कम से कम 80% ये ऑटोमेटिव और एलाइड बिजनेस एक्टिविटीज की इक्विटी में करेंगे। और हो सकता है ये मैक्सिमम 100% भी हो जाए, लेकिन जब 80% जब करेंगे तो जो नेक्स्ट 20% होगा वो किसी और इक्विटी में कर सकते हैं, या वो डेट में या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या यूं कह लें आप जो पैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, वो आपको इस एसेट्स में एलोकेट करेंगे। अब इनके फंड मैनेजर के बारे में बातें करते हैं। इनके दो फंड मैनेजर हैं। पहले हैं मिस्टर तन्मय देसाई, इनकी उम्र 40 साल की है, 15 साल का इनका एक्सपीरियंस है, और एसबीआई एएमसीज के साथ, एसबीआई म्यूचुअल फंड एएमसीज के साथ इनका एसोसिएशन 2017 से है। और दूसरे हैं मिस्टर केशवन, जो एक्सक्लूसिवली ओवरसीज इन्वेस्टमेंट का लुक आफ्टर करेंगे। इनका 18 साल का एक्सपीरियंस है और एसबीआई एएमसीज के साथ ये जुलाई 2021 से एसोसिएटेड हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या कोई अपॉर्चुनिटी ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में क्या कोई अपॉर्चुनिटी है जिससे हम इंकरेज होके इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकें। यदि हमें लगता है कि इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो इन्वेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसकी बातें करते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। जब हम अपॉर्चुनिटीज़ की बातें करते हैं तो कुछ हम फिगर्स को देखेंगे जिससे हमें समझ में आएगा कि क्या ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में आज के दिन में क्या स्थिति है और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके डोमेस्टिक सेल्स के बारे में। जनाब, इंडिया जो है इट इज़ द 4th लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट, मतलब डोमेस्टिक सेल्स के लिहाज से ये चौथा दुनिया का सबसे बड़ा देश है जहां ऑटोमोबाइल सबसे अधिक बिकती है। और इसके दो ही कारण हैं। पहला कारण ग्रोइंग पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम जिस तेजी से हिंदुस्तान का बढ़ रहा है और उसके कारण डोमेस्टिक सेल्स में काफ़ी इजाफा हो रहा है, और इजाफा इतना हुआ ये चौथा सबसे बड़ा दुनिया का देश बन गया डोमेस्टिक सेल्स के बारे में। और दूसरा है यंग एंड ग्रोइंग एज पॉपुलेशन। लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान अभी सबसे यंगेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड, और जिसके कारण भी इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटी मुझे ऑटोमोबाइल सेक्टर में दिख रही है। दूसरा अपॉर्चुनिटी जो दिखती है कि प्रोडक्शन के लिहाज से देखें, ये सबसे बड़ा दुनिया का तीसरा देश है जहां ऑटोमोबाइल का सबसे अधिक प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ हमको लगता है कि अपॉर्चुनिटी यहाँ भी दिख रही है मुझे। उसके बाद एक और अपॉर्चुनिटीज़ के, यदि इनका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जीडीपी की बातें यदि करें तो 1992 में इनका 2.8%, ऑटोमोबाइल सेक्टर का 2.8% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था, जो बढ़ के 2023 में ये 7.9% हो गया। इट इज अराउंड 250% पिछले 30-31 साल में ये ग्रो कर गया। और यदि बात करते हैं हम इसके एंसिलरी सेक्टर के टर्नओवर के बारे में, क्योंकि डोमेस्टिक सेल्स हैं, प्रोडक्शंस हैं, तो निश्चित रूप से एंसिलरी सेक्टर भी काफ़ी अच्छा ग्रो किया है। और यदि इसके टर्नओवर की बातें करें तो 2016 में इट वाज 39.05 बिलियन यूएस डॉलर, जो 2023 में बढ़ के
$69.70 बिलियन हो गए। इसका मतलब ये करीब 39 के आसपास थे, जो 70 बढ़ गए पिछले केवल 7 वर्षों में। और इन सब को देख के हमें लगता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर्स की अपॉर्चुनिटी हिंदुस्तान में अभी भी बात करेंगे कि ये सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, काफ़ी संभावना है, लेकिन क्या जो एक्सिस्टिंग सिचुएशन पोटेंशियल्स हैं हिंदुस्तान में, उसके लिहाज से क्या ये ग्रो कर पाएगा? तो अब बात करते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के पोटेंशियल्स के बारे में। तो सबसे पहला पोटेंशियल्स देखें जनाब कि क्या स्कोप्स आपको ये भविष्य में दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ कार्स पर 1000 पीपल। 1000 लोगों पर नंबर ऑफ कार्स कितने हैं आज के दिन में? तो यदि हम यूएस की बातें करें तो 860 कार हैं यूएस में। यूएस में 1000 लोगों पे 860 कार्स हैं। जर्मनी में ये संख्या 627 है। यदि चाइना की बातें करें ये 223 है। और यदि इंडिया की बातें करें कि आज के दिन में 1000 लोगों पर केवल 34 कार ही है। इससे हमें ये समझ में आता है कि चलो हम यूएस को चेंज नहीं कर सकते, जर्मनी को चेंज नहीं कर सकते, यदि हम चाइना को ही चेंज करें तो जनाब चाइना का 223 पर 1000 पीपल है, जबकि हिंदुस्तान का केवल 34 पर 1000 पीपल कार है। इससे समझ में आता है कि काफ़ी पोटेंशियल्स हैं। दूसरी बातें यदि करें ग्रोथ प्रोजेक्शंस की, तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज 2023 में इट वाज 117 बिलियन यूएस डॉलर, जो उम्मीद की जा रही है कि 2029 में ये करीब 188 यूएस बिलियन डॉलर का बाजार ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज बन जाएगा। और यदि इसके कंपोनेंट की सेक्टर की बातें यदि करें तो आज के दिन में ये 71 बिलियन का है। और यदि बातें करें 2029 की, ये उम्मीद की जा रही है कि ये 130 बिलियन यूएस डॉलर का बाजार ऑटो कंपोनेंट सेक्टर बन जाएगा। अब यदि हम देखें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट का क्या विकास, क्या डेवलपमेंट हिंदुस्तान में हुआ है, तो 2023 में इसका बाजार 5.61 बिलियन यूएस डॉलर का था, जो उम्मीद की जा रही है कि 2028 में ये 37.7 बिलियन यूएस डॉलर का मार्केट ये केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल की बन जाएगी। यदि हम व्हीकल के क्रेडिट एक्सपेंशन की बातें यदि करें, मतलब व्हीकल खरीदने के लिए बैंकिंग इंडस्ट्री ने कितना लोन दिया है, तो आज के दिन में व्हीकल क्रेडिट है ऑलमोस्ट 15 ट्रिलियन रुपीज इंडियन करेंसी। मतलब इंडियन करेंसी के लिहाज से ये 15 ट्रिलियन का लोन आज के दिन में है। और यदि ईयर टू ईयर ग्रोथ जनवरी 2024 में मीन्स जनवरी 2023 से जनवरी 2024 के बीच का ग्रोथ यदि बातें करें तो इट वाज 16.3%। हालांकि ये लास्ट ईयर का ग्रोथ कम हो गया, उसके पहले का प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर ग्रोथ वाई टू वाई जो था इट इज अराउंड 25%। अब देखते हैं ये सारी जो पोटेंशियल्स हैं, क्या इस पोटेंशियल्स को गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्ट कर रहे हैं? तो जनाब आज के दिन में ऑटोमोटिव सेक्टर से रिलेटेड जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, पहली पॉलिसीज है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्लान, दूसरा है 100% एफडीआई अलायंसेस, तीसरा है एएमपी ऑटोमेटिव मिशन प्लान जो 2016 से चल रहा है और 26 तक इसका अभी पीरियड है। और 2021 में एक पॉलिसी आई जिसे व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी भी बोलते हैं। अब आगे हम चर्चा करेंगे कि ऑटोमोटिव सेक्टर्स का पिछले 20-22 सालों में क्या ग्रोथ हुआ और उसके कंपैरिजन में निफ्टी 50 और निफ्टी 500 का ग्रोथ क्या है। दोनों को कंपेयर करेंगे, फिर हम निर्णय लेंगे कि क्या हमें इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके सीएजीआर की। सीएजीआर का यहाँ हमने 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर और जब से निफ्टी स्टार्ट हुआ है तब से मीन्स सिंस इंसेप्शन हमने सीएजीआर कंपेयर किया है। और सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी ऑटो टीआरआई की, जो कि बेंचमार्क है एसबीआई ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटीज फंड का। इसका यदि एक साल के सीएजीआर की बातें करें तो इट वाज 71.7%, 3 साल का 33.9%, 5 ईयर्स का 23.3%, 10 साल का 15.5% और सिंस इंसेप्शन इट इज 18.1%। अब यदि इसकी तुलना करें हम निफ्टी 50 से तो हम देखते हैं कि एक साल में
ये 26.5% था। 3 ईयर्स में इट वाज 16.9%, 5 ईयर्स में इट वाज 15.3%, 10 ईयर्स में इट वाज 14.3% और इंसेप्शन से ये 14.1% है। और यदि निफ्टी 500 की यदि बातें करें तो एक साल में इनका CAGR जो था 39.3%, 3 साल का 20.5%, 5 ईयर्स का 18.0%, 10 साल का 16.15% और सिंस इंसेप्शन इट वाज 15.9%। अब इन सारी बातों को एक साथ देखें, हमने बातें की अपॉर्चुनिटीज़ की, काफ़ी अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही हैं। हमने बातें की ऑटोमोटिव सेक्टर का पोटेंशियल्स की हिंदुस्तान में, तो हमने देखा कि जो ही पोटेंशियल्स हैं और वो गवर्नमेंट पॉलिसी भी उसको सपोर्ट कर रही है। और यदि हम इसके रिटर्न की बातें करें तो ऑटो सेक्टर का रिटर्न इन ऑल द 5 जो टेन्योर का लिया हुआ है, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर और इंसेप्शन का, देखते हैं कि ऑल सारे टेन्योर में ये निफ्टी 50 और निफ्टी 500 दोनों को आउट परफॉर्म कर रहा है। और कीपिंग इन व्यू इनका अपॉर्चुनिटीज़, इनकी पोटेंशियल्स, इनके रिटर्न पिछले 20-22 सालों के, तो हमें लगता है कि ऑटोमोटिव सेक्टर एक अच्छा सेक्टर है जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि निश्चित रूप से चूंकि इसका कोई फंड बाजार में आज के दिन मौजूद नहीं है जो टेस्टेड हो, जिससे हम कंपेयर कर सकें कि इन्होंने पिछले 10-20 सालों में क्या दिया, लेकिन ये बेंचमार्क का जो रिटर्न है, ये बेंचमार्क का रिटर्न काफ़ी एट्रैक्टिव रिटर्न है। और चूंकि ये फंड SBI AMCs का है जो कि काफ़ी प्रोमिनेंट और सबसे बड़ा AMCs है, इसलिए मेरे विचार से इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि इंडिविजुअल परसेप्शन सबका अलग अलग होता है, डिपेंडिंग अपॉन सो मेनी फैक्टर्स। ये मेरे विचार, हालांकि अंतिम निर्णय आपको खुद लेना पड़ेगा। थैंक यू।